नमस्कार। आज के द फिफ्थ स्पेस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित अभी जिनका बहुत ही प्रेरणादायी, ऊर्जा देने वाला, समाज जीवन के विषयों से जुड़ा हुआ प्रत्यक्ष सरोकार रखने वाला मार्गदर्शन हम सभी ने सुना। राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती विजय राहतकर जी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर संजीव शर्मा जी और उनके आयोग के सभी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यगण, माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी, 55 विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, आज यहाँ पर आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे काफी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 55 जगह से विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं। पहले तो मैं सोच रहा था शायद माउंट आबू विद्यालय का ही कार्यक्रम है, लेकिन जब यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी ने प्रारंभिक अपने उद्बोधन में जब उन्होंने बताया कि 55 विद्यालयों से विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, उनके टीचर्स भी आए हैं, प्रिंसिपल भी आए हैं। कौन कहता है कि बच्चों में अनुशासन की कमी है? मैंने तो अनुशासन को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में देखा है कि जब सारे स्थान चेयर्स भर गई तो बच्चे अपने स्वप्रेरणा से आकर सीढ़ियों पर बैठ गए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इन बच्चों के लिए किसी ने कहा नहीं किया, प्रेरित नहीं किया, लेकिन उनको स्वयं लगा कि हमारे साथी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और हमको अपने बैठने का स्थान स्वयं चयन करना चाहिए। फिर बैठने के बाद जिस तरह से इस कार्यक्रम के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ करके इसमें अपनी सहभागिता भी वो यहां पर जोड़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का ये जो परिसर है, इस परिसर में ऐसे विषय पर संवाद कर रहे हैं जो सीधे इन युवा साथियों के साथ भारत के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी शिक्षा कैसे हो, हमारे बच्चे कल के नागरिक कैसे बने और स्वतंत्रता के साथ अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करें। द फिफ्थ स्पेस को ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद हमारे बीच में आज हो रहा है। अभी जब हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष दीदी विजया जी जब बोल रही थी, उन्होंने इतने बारीकी के साथ में जहां बच्चों को परिवार के साथ में, समाज के साथ में, विद्यालय परिवार के साथ में, सबके साथ में जोड़ते हुए कि बच्चे केवल परिवार की अकेली जिम्मेवारी नहीं है या माँ बाप की अकेली जिम्मेवारी नहीं है। बच्चों का भविष्य निर्धारित करने में परिवार के साथ साथ समाज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस विद्यालय में उनको अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो बच्चे उन अपने शिक्षकों से प्रेरणा लेकर, क्योंकि हर शिक्षक को पता होता है हमारी क्लासरूम में जो बच्चे हैं इसमें किसके अंदर किस तरह की प्रतिभा है, कौन पढ़ने में बहुत अच्छा है, कौन खेलने में बहुत अच्छा है, किसकी संगीत में रुचि है, कौन बहुत अच्छा कविता लिखता है, या विद्यालय के लिए जब पत्रिका स्मारिका निकाली जाती है तो सोविनियर के लिए कौन अच्छा लेख लिख सकता है। ये सारी एक एक बच्चे के बारे में जितनी बारीकी के साथ में विद्यालय परिवार के हमारे जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों को जानकारी होती है और माँ को होती है। माँ के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन माँ को अपने हर बच्चे के बारे में, हमारा बच्चा कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, किस पर क्या ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किसको 1 गिलास दूध उसको जरूर देने की आवश्यकता। घर में अगर चाय कम पड़ जाए तो चल जाएगा, लेकिन ये बच्चा कमजोर है तो इसको दूध देने की आवश्यकता है। ये शारीरिक दृष्टि से
थोड़ा कमजोर है, तो इसको जो है ना, इसको दूध देने की आवश्यकता है। ये पढ़ाई में कमजोर है, तो इसको कोचिंग कराने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें पिता उतनी गहराई से ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन माँ को हर बच्चे के बारे में जानकारी होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की कल्पना केवल एक राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवीय गरिमा आधारित राष्ट्र के रूप में की थी। और द फिफ्थ स्पेस इसी विषय की आधुनिक अभिव्यक्ति है, जहां घर, संस्कार, विद्यालय, ज्ञान, समाज, नागरिकता और डिजिटल दुनिया अवसर देती है। इन सभी के संगम से, ज्ञान विवेक से, तकनीकी नैतिकता से और स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ में जुड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब युवाओं को मिस्टर यंग फ्रेंड कहकर पुकारते हैं, तो उनके संबोधन में एक दृष्टि दिखाई देती है। और वो दृष्टि क्या दिखाई देती है कि युवाओं को जो सामने जो बैठे हैं, उनको केवल बैठने के रूप में नहीं, इसे उपदेश के भाव के रूप में नहीं, बल्कि संवाद का साथी मानते हैं। वो जब संवाद का साथी मानते हैं, तो इसको लेकर जो उनका जो है ना, हमारी सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि हमारी ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के मनोभावों को परिवार और समाज और विद्यालय सबको समझने की आवश्यकता होती है। हमारी पीढ़ी आज बदले हुए परिवेश में उसके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, वो किस तरह की शिक्षा पद्धति के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करना है, ए आधारित टेक्नोलॉजी को भी हमको उसमें जोड़ना है। इन सारी चीजों का समावेश करते हुए अब परिवार में जो छोटा बच्चा होता है, पीढ़ियों का जो अंतराल है, उसमें हमारा जो छोटा बच्चा है वो टेक्नोलॉजी के साथ में जल्दी जुड़ता है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकता है। और इसलिए इन पीढ़ियों के अंतराल को पाटते हुए हमें नई पीढ़ी के मनोभावों को समाज के साथ में उनकी जुड़ करके आगे बढ़ने की भावना को हमें समझना पड़ेगा। कभी जब हम उस उम्र में होते थे, तो परिवार के जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, हमारे पिताजी माताजी होते थे, दादा दादी जी होते थे, तो हम उनसे प्रश्न पूछते थे। और जब प्रश्न पूछते थे, हमारी जो जिज्ञासाएं होती थी, वो जिज्ञासाओं का बड़ी सहजता के साथ में समाधान किया करते थे। उनके चेहरे पर कोई खींच नहीं आती थी। हम एक बार, दो बार, कई बार वही प्रश्न जो है ना बार बार पूछते थे, और वो बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ में हमको उसका प्रश्न न केवल उत्तर देते थे, बल्कि उसको व्यवहारिक पहलू भी उसका वो हमको समझाते थे। आज हमारे कल जो हमारी भूमिका थी, आज हमारे बच्चों को प्रश्न जो है ना, हम उन बच्चों के प्रश्नों को जो है ना, उनका समाधान करने के लिए उनके भावनाओं के साथ में जुड़ करके, और पीढ़ियों का जो अंतर प्रकृति का जो विधान है, मन का अंतराल है, हमारी रचना संवाद बनाना रहे, अंतर दीवार नहीं सेतु बना सकते हैं। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जिस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से बच्चों के साथ में उनके समस्याओं को सुनना, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल कल्याण समितियां, ये सारे प्रावधान किए गए उनके लिए। एक जो अभी दीदी ने कहा था कि हमको अगर किसी तरह की हमको समस्या आती है, तो एक नेशनल हेल्पलाइन भी बनाई गई है बच्चों के लिए। उस नेशनल हेल्पलाइन का उपयोग करके बच्चे अपनी कठिनाई की, अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में के द्वारा ऐसे बच्चे, जो बच्चे पैदाइशी दिव्यांग हैं, कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, कोई बच्चा सुन नहीं पाता है, कोई बच्चा चल नहीं पाता है, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए शिक्षा, बच्चों को चाहिए सुरक्षा, बच्चों को चाहिए सम्मान, और बच्चों को चाहिए जीवन जीने के लिए उनके लिए अधिकार। तो ऐसे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ऐसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने अपने 9 राष्ट्रीय जो नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से उनके बारे में न केवल रिसर्च के काम को आगे बढ़ाना, बल्कि उनकी शिक्षा पद्धति को कैसे उनके मनोभावों के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम करना। उसके लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, फिर भारतीय सांकेतिक भाषा लिपि, इनका उपयोग करके ये बच्चे भी कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अब एक छोटी सी घटना का उदाहरण आपके सामने बताऊंगा। हमारे देश की आदरणीय राष्ट्रपति जी
माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जो ब्लाइंड बच्चों का, दृष्टिबाधित बच्चों का नेशनल इंस्टीट्यूट है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का देहरादून में, उन्होंने इस बार उन्होंने तय किया था कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए उस विद्यालय परिसर में आएंगे और बच्चों के साथ में वो अपना जन्मदिन मनाएंगे। वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई। जब आदरणीय राष्ट्रपति जी वहां पर आई और उनके स्वागत में, जैसे भी बच्चों ने यहाँ पर स्वागत गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया था, बच्चों ने उनके स्वागत में दो बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों दृष्टिहीन बच्चे थे, लेकिन उनका गला इतना अच्छा था, उनके गले में इतनी मधुरता थी, इतनी मिठास थी, इतना दर्द था उनके गले में। उन छोटे छोटे बच्चों ने पहले तो स्वागत गीत प्रस्तुत किया और स्वागत गीत प्रस्तुत करने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के जन्मदिन पर जो है ना, जो हमारे बच्चों के जन्मदिन पर घरों में जो गीत होता है वैसा गीत उन्होंने गाया। जितने लोग वहां पर हाल में बैठे हुए थे, जब वो बच्चे गा रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी की आंखों से आंसू आने लगे। पीछे से उनके सहायक ने उनको रुमाल दिया और वो रुमाल पहुंचती जा रही से, आंखें अपनी पहुंचती जा रही थी आंसुओं को, और वो सुन रही थी, बहुत भावुक हो गई थी कि इन बच्चों को भगवान ने जो है ना, भगवान ने इनको सब कुछ दिया, इतना अच्छा गला दिया, इनके भले ही क्या हुआ, उनको दृष्टि नहीं है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि इन बच्चों को दी है, वो अंतर्दृष्टि ने समाज के साथ में संवाद करने में, अपने आप को जोड़ने का संवाद इनको बढ़ाया। हमारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो है ना, कई बार बच्चों के बारे में कहा जाता है कि ये मोबाइल में डूबे रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा, मैं इसको विपरीत सोचता हूँ कि बच्चे मोबाइल में नहीं डूबे रहते हैं। बच्चे अपनी जरूरतों की चीज़ों को के लिए उस मोबाइल का उपयोग करते हैं। जो काम हम लैपटॉप से करते हैं, टैबलेट से करते हैं, बहुत सारा काम वो अपनी शिक्षा में सहायता के लिए उस मोबाइल के माध्यम से उसका उपयोग करते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या हमारे परिवार के वरिष्ठजन जो है ना, भोजन करते समय क्या मोबाइल उनके हाथ में नहीं होता? क्या वो टीवी नहीं देखते हैं? या कई बार वरिष्ठजन जो है ना, वो भोजन करते समय पुस्तक नहीं पढ़ते हैं? जब हम अपने स्वभाव को, हम अपनी आदतों को अगर हम नहीं बदल सकते हैं, तो फिर बच्चों के ऊपर हम आरोप लगाने का हमको कोई अधिकार नहीं बनता है। बल्कि हमको बच्चों के साथ में, बदले हुए परिवेश के साथ में, उनकी भावनाओं को समझकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमने इस बात के लिए हमने कभी विचार किया? हमने कभी उनको गांव की पगडंडियां दिखाई क्या उनको? क्या हमने खेत की मेड़ पर चलना उनको सिखाया? क्या दादा दादी, नाना नानी की स्मृति में छिपे हुए किस्से कहानियों के साथ में, पीढ़ी के साथ में जोड़ने की पहल के उनके साथ में की गई? क्या मातृभाषा की मिठास और उसके भीतर उसके मनोभावों को जोड़ने का हमने कभी प्रयास किया? उनकी दुनिया स्क्रीन में सीमित नहीं है। उनकी दुनिया जो है ना, उस स्क्रीन के माध्यम से दुनिया को उस स्क्रीन में समेट करके समाज के बदलाव की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की दिशा में ये पीढ़ी आगे बढ़ रही है। और हमको भी उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर बनाने की आवश्यकता है। बाहर की दुनिया जो है ना, बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, क्या हमने कभी उनके साथ में चलकर कि इस सप्ताह जो है ना, हम अपने परिवार के बच्चों के साथ में चलकर किसी प्रमुख स्थान पर जाएंगे, ये बच्चे मिलकर जो है ना पिकनिक मनाने जाते हैं या साथ में बैठकर कार्यक्रम बनाते हैं? क्या हमने आपाधापी इस व्यस्तता के समय, व्यापार के व्यवसाय के बीच में से समय निकालकर या अपनी नौकरी के व्यस्ततम क्षणों के बीच में से समय निकालकर उन बच्चों की मनोभावनाओं को समझकर आज पढ़ाई नहीं, आज नौकरी नहीं, आज कारोबार नहीं, आज बच्चों के साथ में मिलकर जो है ना नदी के किनारे चलेंगे, पार्क चलेंगे, कुछ खाना बनाकर ले चलेंगे और साथ में बैठकर वहां पर हल्का फुल्का हास्य करके साथ में खाएंगे? बच्चों को कितना अच्छा लगता है। बच्चों को ये लगता है कि माँ बाप हमारे केवल माँ बाप नहीं, हमारे मित्र भी हैं। ये हमारी भावनाओं को समझने के साथ साथ जब बच्चा इस तरह से माँ बाप के साथ में आत्मीयता का एहसास उसको होता है, तो अपने मनोभावों को जो है ना निसंकोच वो है ना, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में वो शेयर करता है। जो शेयर वो अपने मित्रों के साथ में करता है, ये युवा साथी एक दूसरे के साथ में करते हैं। जब उनके साथ में परिवार के जो है ना परिजन इस तरह का मित्रता का भाव जोड़ते हैं, तो बच्चे बड़े सहज भाव से उनके साथ में गए अपने आप को जोड़ते हैं। आज का युवा धर्म, अध्याय, आध्यात्म संस्कारों से
दूर हो रहा है ये कहा जाता है, लेकिन मैंने क्या देखा कि जब 1 जनवरी आती है तो सबसे ज्यादा युवा, चाहे वो दिल्ली का कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर हो, चाहे वो हमारे अपने अपने प्रदेशों में जो हमारे प्रमुख मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, 1 तारीख को मैंने देखा सर्वाधिक संख्या में भगवान के अपने प्रार्थना स्थलों पर अगर कोई दर्शन करने के लिए जाता है तो सबसे बड़ी संख्या में आज का हमारा युवा जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है ना आध्यात्म से दूर हो रही है या संस्कारों से दूर हो रही है? ये पीढ़ी अपनी जिम्मेवारियों को भी समझ रही है, ये आध्यात्म के साथ में जुड़कर भी चल रही है, ये अपने संस्कारों को भी समझ रही है। और जब विद्यालय, परिवार और समाज की बात आती है, एक बात हमारी विजय बहन ने बहुत अच्छी कही थी कि बच्चा अगर गुमसुम रहता है, वो अपने आप में एकांगी हो रहा है। वो विद्यालय से आता है, गुमसुम होकर बैठ जाता है, माँ उससे कहती है कि तुमको भोजन नहीं करना है, वो कहता अभी कर लूंगा, वो बैठा रहता है। कई दिन तक वो ऐसा गुमसुम रहता है, इच्छा हुई तो खा लिया, नहीं तो अपना बैठा है। क्या कभी हमने अपने बच्चों को, उनके अंदर जो इस तरह का बदलाव आ रहा है, वो एकांगी हो रहा है, अकेलेपन की तरफ जा रहा है, तो उसके अकेलेपन की तरफ जाने के कारणों के बारे में विचार किया? किसी दिन माँ के हाथ में अगर वो उसकी पाकड़ से कोई पुड़िया मिल जाती है तो माँ फिर अंदर से हिल जाती है कि हमारा बच्चा नशे की आदत का शिकार हो रहा है। अब नशे की आदत का शिकार क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसके साथ में, मित्रता के साथ में, उसके मनोभावों को समझ करके कैसे उसको बाहर निकाला जाए, मुख्य धारा में लाने का काम कैसे किया जाए। इसके लिए मंत्रालय ने नव चेतना मॉड्यूल बनाया। इस नव चेतना मॉड्यूल के माध्यम से पेरेंट्स, शिक्षक और हर शिक्षक को जो है ना 10-10 विद्यार्थियों के ग्रुप उनके साथ में जोड़े जाने का काम। पहले शिक्षकों का, उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम, और वो अपने क्लास में कोई बच्चे में अगर इस तरह का परिवर्तन दे देता है तो बच्चा पढ़ने बहुत होशियार था, अब वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, या बहुत अच्छा गेम्स करता था, अब वो खेलने में उसका मन नहीं लग रहा। ये बच्चा बहुत अच्छा गीत गाता था, लेकिन अब वो गीत नहीं गा रहा है। बच्चा बहुत अच्छा प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, प्रैक्टिकल में क्यों पिछड़ रहा है? और पेरेंट्स को बिठा करके, शिक्षक बैठ करके और उनके साथ में काउंसलिंग करना, काउंसलिंग करके बच्चों के साथ में एक मित्रता का, उसके साथ में भाव जोड़ना, उसके अंदर के भावों को जोड़ करके उसको नशे की आदत से बाहर लाने के लिए जब शिक्षक, परिवार एक साथ मिलकर जब कदम उठाते हैं तो बच्चा न केवल स्वयं नशे की तरफ से बाहर आता है, बल्कि उसके और अन्य साथी जो इस तरह से उसमें चले गए हैं उनको भी बाहर निकालने में वो मदद करता है। आज का हमारा जो युवा है, ये युवा, हमें इसको हमारे युवाओं के पास अवसरों का एक अनंत आकाश है, और आपकी ये उम्र है, ये उम्र बहुत कुछ कर सकती है। आपके विचारों में जो है ना अनंत, असीम जो है ना, असीम संभावना है। उन संभावनाओं का उस क्षेत्र में व्यापकता के साथ में उपयोग करते हुए जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उस रुचि वाले क्षेत्र का चयन करके हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना है। और जब ये हमारा युवा मनोयोग के साथ में आगे बढ़ता है तो यही वो पीढ़ी है जो सीमा पर अग्निवीर बन करके देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपना योगदान देती है। यही वो हमारी युवा पीढ़ी है जो शतरंज की बिसात पर दुनिया को चकित करके भारत का परचम वहां पर फैलाने का काम करती है। यही वो युवा है जो जब स्टार्टअप अपना खड़ा करता है तो अपने स्टार्टअप से अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ ही बाकी युवा साथियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। और यही वो युवा है जो प्रयोगशालाओं में नए नए प्रयोग करके अपने देश का नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने परिवार का नाम गौरवान्वित करने का काम करता है। यही वो युवा है जो खेल के मैदान में प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा शान से फहराने का
काम उसके द्वारा किया जाता है। यही वो युवा है जो अगर रील बनाता है तो रिकॉर्ड भी बनाता है। यही वो युवा है जो इसकी इसकी अभिव्यक्ति जो है ना, इसकी अभिव्यक्ति बदली है, आकांक्षाएं नहीं बदली हैं। और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको अपने इस पीढ़ी की एक और शक्ति है संवेदना, पर्यावरण, पशु पक्षियों के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य या किसी कमजोर के साथ में खड़े होना। युवा इन विषयों का सहजता से जब आवश्यकता होती है तो अपने आप को उनके साथ में जोड़ने का काम करता है। आज के युवाओं के पास अवसरों का आकाश है, लेकिन दबाव भी बहुत है। हर क्षण तुलना और प्रतिस्पर्धा। माँ बाप जो है ना, कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चे के ऊपर बनाते हैं। नहीं, तुमको तो मेरिट में आना ही, तुमको स्टेट में पहले नंबर पर आना है, तुमको राष्ट्रीय स्तर पर पहले नंबर पर आना है। बहुत ज़्यादा दबाव बच्चों के ऊपर नहीं, बल्कि बच्चों को उन्मुक्त रूप से उनकी जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है। अगर एक बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है और उससे अगर कहा जाए कि तुम आर्ट के क्षेत्र में चले जाओ, या जो बच्चा आर्ट पढ़ना चाहता है उससे कहा जाए कि तुम बायोलॉजी के क्षेत्र में चले जाओ, तो ये जो दबाव होता है, ये दबाव कई बार बच्चों के साथ में जो है ना, उनके साथ में अन्याय होता है, ये उनके साथ में जाति होती है। उन्हें केवल अनुशासन नहीं, आश्वासन भी चाहिए। हमें अनुभव होता है कि हमें वो नई दृष्टि देंगे, हम उन्हें जड़ों का पता बताएं, वे हमें नए आकाश का रास्ता दिखाएंगे। हम उन्हें धैर्य दें, वे हमें गति दें। केवल रिश्ता उपदेश का नहीं, संवाद का हो, श्रेष्ठता का नहीं, सहभागिता का हो, टकराव की जगह विश्वास हो। कोई दूसरी दुनिया नहीं, हमारी ही अगली पीढ़ी जो है ना, ये भारत की अगली कहानी इन्हीं को लिखना है। विकसित भारत के सपने को साकार करने का काम भी इसी पीढ़ी को करना है। और ये पीढ़ी जब पीढ़ी दृढ़ निश्चय के साथ में जब आगे बढ़ती है, तो जैसा कि मैंने बताया, समाज जीवन के हर क्षेत्र में देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच करके ये भारत का नाम गौरवान्वित करने का सामर्थ्य इस पीढ़ी के अंदर है। और ऐसी पीढ़ी को आज के इस अवसर पर द 5th स्पेस का जो कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर ज्योति अरोड़ा जी ने, प्रधानाचार्य जी ने, जो हमारे माउंट आबू स्कूल के माध्यम से इसको पहल को आगे बढ़ाया गया, लेकिन 55 और विद्यालयों को जोड़ने का काम किया गया। मैं सभी विद्यालय से आए हुए जो हमारे युवा साथी हैं और युवा साथियों के साथ ही साथ जो उनके प्रिंसिपल यहाँ पर आए हैं, टीचर्स यहाँ पर आए हैं, इन सभी से मैं इस आशा विश्वास के साथ में, आइए ऐसी शिक्षा का निर्माण करें जहाँ हर बच्चे को विश्वास हो कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सम्मानित हूँ, मेरी आवाज़ मायने रखती है। यही सच्चा सामाजिक न्याय सशक्तिकरण और द 5th स्पेस का उद्देश्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी को वाणी को विराम देता हुआ आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।